सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोग नाट्य साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि नाट्य साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए, अध्ययन करते हैं। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। नाटकांतम कवित्वम, यानी कि जो नाटक होता है वह कवित्व की अंतिम सीमा होता है नाटक। रूपक में गद्य पद्य दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। इसे सुनने के अतिरिक्त देखा जाता है श्रव्य की अपेक्षा दृश्य का अधिक सघन प्रभाव होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसका मंचन कर सकते हैं और दर्शक उसको मंच पे देख सकते हैं। नाटक का अभिनय किया जाता है, यह दृश्य और श्रव्य दोनों होता है नाटक। और नाटक जो है साहित्य की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भरत के नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय के 31वीं कारिका में कहा गया है कि इस नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है, रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता है, ना ही रसादृते कश्चिद अप्यर्थः प्रवर्तते। कहाँ कहा गया है? नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में कहा गया है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। व्यक्ति किसी भी रुचि का क्यों ना हो, उसे अपना अनुकूल विषय नाट्य जगत में अवश्य मिल जाएगा। इसलिए कालिदास ने इसकी प्रशंसा में कहा है, नाट्यम भिन्न भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्य एकम समाराधनम। मालविकाग्नि मित्रम में कहा है कालिदास ने। काव्य को संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में 2 वर्गों में रखा है। दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक तथा उपरूपक। रूपक 10 तथा उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। रूपकों का एक प्रमुख भेद नाटक है, जो अपने अर्थ का विस्तार करके सामान्यतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाट्य शास्त्र, नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र, ड्रामा का मतलब जिसे इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, का अर्थ होता है। यानी कि रूपकों का एक प्रमुख भेद नाटक है, जो अपने अर्थ को विस्तार करके सामान्यतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र यानी कि ड्रामा का अर्थ देता है। जब नाटक लोग करते हैं तो लोग कहते नहीं, जब ये ज़्यादा ड्रामा मत करो। ड्रामा मतलब इंग्लिश में ड्रामा कहा जाता है। जैसे नाटक पर जो पात्र होते हैं वो किसी का मतलब गुण रूप अपने अंदर मतलब उसका आधान कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। जैसे राम है तो राम को क्या कोई देखा है? लेकिन नाटक अगर हो रहा है, नाटक का मंचन, तो उसमें कोई व्यक्ति जो है राम का रूप अपने ऊपर जो है आरोपित कर लेता है, वह राम बन जाता है। तो क्या है? नाटक ही तो है, ड्रामा ही तो है। धनंजय ने नाट्य रूप और रूपक इन 3 शब्दों के प्रयोग के हेतुओं का निरूपण किया है, जो वस्तुतः एकार्थक हैं। विविध पात्रों की अवस्थाओं का चतुर्विध अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार के द्वारा जब नट अनुकरण करता है तो इसे नाट्य कहते हैं। नाटक का कथानक प्रसिद्ध इतिहास या पुराण में निर्दिष्ट होता है। उसका नायक विख्यात वंश में उत्पन्न राजर्षि या राजा रहता है। उसे धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। यानी कि जो नाटक का नायक होता है उसे धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। कभी कभी वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप वह धीरोद्धत या धीर ललित भी हो सकता है, किंतु धीर प्रशांत नहीं। श्री कृष्ण जैसे दिव्य नायक भी होते हैं। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार या वीर होता है। एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा। अन्य सभी रसों का यथावसर प्रयोग किया जाता है।
नाटक में 5 से लेकर के 10 अंक तक रखे जाते हैं, यानी कि न्यूनतम 5 होने चाहिए, अधिकतम 10। उसमें कथानक का स्वाभाविक विकास दिखाने के लिए 5 अर्थ प्रकृतियां बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये क्या है? 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। 5 अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तथा इनके योग से होने वाली 5 संधियां हैं, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि। यानी कि इनको मिलाएंगे, जैसे ये जो 5 नाट्य संधियां हैं, किसको मिला के बनी हैं? जब 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाओं को मिलाएंगे, जैसे यहाँ देखिए बीज और आरंभ, बीज आरंभ को मिलाएंगे तो मुख संधि, बिंदु और यत्न को मिलाएंगे मुख प्रतिमुख संधि, पताका प्रत्याशा, बीज बीज आरंभ, बिंदु यत्न, पताका प्रत्याशा, मुख प्रतिमुख गर्भ। अब यहाँ गर्भ संधि बन जाएगी। फिर यहाँ प्रकरी निपताति निर्वहण मुख प्रतिमुख गर्भ, और 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा आप लोग। देखिए, जब ये जो अर्थ प्रकृतियां हैं और क्या है, अवस्थाएं हैं, इनको जब मिलाएंगे तो 5 क्या बनेंगी? संधियां बनेंगी। जैसे देखिए, इन दोनों को मिला देते हैं, इनको फिर इनको, फिर कार्य और फलागम, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श निर्वहण, 5 संधियां हो गई। कार्य और फलागम को मिला करके निर्वहण बनेगा। और इधर देखेंगे आप लोग, बीज और आरंभ को मिलकर के मुख संधि बनेगा। यहाँ मुख पहली संधि है, मुख, फिर प्रतिमुख, फिर गर्भ, फिर अवमर्श। ये क्या है? पंच संधियां हैं। तथा इनके योग से होने वाली 5 संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण, यानी कि इसे अवमर्श या विमर्श कहते हैं। निर्वहण संधि यथासाध्य रखी जाती हैं। जिस नाटक में इन सब के प्रयोग के साथ 10 अंक हों उसे महानाटक कहते हैं। यानी कि जिस नाटक में इन सब के प्रयोग के साथ 10 अंक हों, यानी कि इसमें 5 संधियां हों, 5 अर्थ प्रकृतियां हों, 5 अवस्थाएं हों और प्लस 10 अंक भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? महानाटक कहेंगे। बाल रामायण हनुमान नाटक, ये क्या है? महानाटक है। बाल रामायण हनुमान नाटक महानाटक की श्रेणी में आते हैं। नाटक की अंतिम संधि में अद्भुत रस का प्रयोग हो, इससे रोचकता आती है। कार्यो निर्वहणो अद्भुता, यानी कि जो नाटक होता है तो उसकी जो अंतिम संधि क्या होती है? नाटक में जो प्रयुक्त होती है निर्वहण संधि होती है। तो उसमें अगर अद्भुत रस का प्रयोग होता है तो नाटक में रोचकता आ जाती है। नाटक की रचना गोपुच्छाग्रवत होनी चाहिए, अर्थात आरंभ और अंत सूक्ष्म पतला हो, मध्यम भाग स्थूल दीर्घ हो। क्रमशः कार्यों का संक्षिप्त उपसंहार होना चाहिए। नाटक को काव्य मात्र में श्रेष्ठ कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकांतम कवित्वम। भास, कालिदास, भवभूत, शूद्रक आदि के नाटक संस्कृत जगत में विख्यात हैं। अब देखिए प्रकरण, इसका कथानक कविकल्पित होता है। प्रायः लोक कथाओं से कथानक लेकर इसकी रचना की जाती है। इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का मंत्री, ब्राह्मण या वणिक में से कोई एक होता है। आमात्य विप्र वाणिज्याम एकम कुर्याच्च नायकम, यानी कि 10 रूपकार धनंजय ने कहा है। ए
जो प्रकरण का नायक होता है, धनंजय ने इसके लक्षण बताए हैं 10 रूपक में। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रकरण का नायक कैसा होता है। तो प्रकरण का नायक कैसा होता है? धीर प्रशांत होता है। वह मंत्री, ब्राह्मण या वणिक, वणिक माने बनिया होता है, में से कोई एक हो सकता है। ब्राह्मण मृच्छकटिक में ब्राह्मण, मालती माधव में अमात्य तथा पुष्पदूतिका में वैश्य नायक है। अब देखिए, मृच्छकटिकम तो सभी लोग जानते हैं कि यह क्या है, प्रकरण है। मालती माधव भवभूत की ये भी जानते हैं कि प्रकरण है, यानी कि इसमें भी 10 अंक है। मृच्छकटिकम में, मालती माधव में भी 10 अंक है, और पुष्पदूतिका इसमें भी 10 अंक है। मृच्छकटिकम, मालती माधव, पुष्पदूतिका क्या है? ये प्रकरण है। मृच्छकटिकम का नायक क्या है? वो ब्राह्मण है। मालती माधव में अमात्य है। पुष्पदूतिका में क्या है? वैश्य है। मृच्छकटिकम क्या है? मृच्छकटिकम का वो क्या नाम उसका है? चारुदत्त। चारुदत्त ब्राह्मण है ना। इसमें नायिका 2 प्रकार की होती है, कुलीना और वेश्या, गणिका। किसी प्रकरण में कोई एक ही नायिका रहती है, जैसे मालती माधव में, तो किसी में दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं, यानी कि किसी में दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं, किसी में एक ही प्रकार की। इसमें नायिका कुलीना और वेश्या यानी कि गणिका दोनों होनी चाहिए। जैसे मृच्छकटिकम आप लोग पढ़े होंगे, मृच्छकटिकम की जो कुलीन नायिका, कुलीना, वो कौन है? धूता है, जो चारुदत्त की पत्नी थी। और वसंत सेना क्या है? वेश्या है, गणिका। वेश्या और वैश्या में फर्क होता है। देखिए, वैश्या वो होती है जो वैश्य की पत्नी होती है, यानी कि उसको कहेंगे वैश्या। और वेश्या जो गणिका होती हैं, इनको जो है रूप जीवा भी कहते हैं। वेश्या, गणिका, रूप जीवा भी कहते हैं। धूर्त, जुआरी, बिट, चेट आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण संकीर्ण कहलाता है। यानी कि धूर्त, जुआरी, बिट, चेट आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण संकीर्ण कहलाता है। नाट्य दर्पण में ये कहा गया है कि नाट्य दर्पण में कहा गया है कि नायिका के आधार पर प्रकरण के 21 भेद कहे हैं। अब देखिए, ये भी प्रश्न है, नायिका के आधार पर प्रकरण के कितने भेद हैं? प्रकरण किसका भेद है? नाटक का भेद है। और प्रकरण के कितने भेद बताए गए हैं? 21 भेद बताए गए हैं। नायिका के आधार पर प्रकरण के 21 भेद बताए गए हैं। रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। प्रकरण में श्रृंगार रस प्रधान होता। अब देखिए, भाड़, इसमें कोई अत्यंत चतुर तथा बुद्धिमान बिट अपने या दूसरे के अनुभव के आधार पर धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। यह एक अंक तथा एक ही पात्र का रूपक होता है। जो भाड़ होता है, इसमें एक ही अंक होता है और एक ही पात्र होता है। वह पात्र बिट ही रहता है, जो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर उक्ति प्रत्युक्त का प्रयोग करता है। इसमें मुख और निर्वहण संधियां रहती हैं, अन्य संधियां नहीं। अभी रहा भाड़ का लक्षण, आप लोग पढ़ें, यानी कि भाड़ में एक अंक होता है, एक ही पात्र होता है। इसमें केवल मुख और निर्वहण संधि होती है। भाड़ में केवल मुख और निर्वहण संधि का प्रयोग होता है। अब देखिए, प्रहसन किसे कहते हैं? यह हास्य रस प्रधान रूपक होता है, जिसमें कथानक कल्पित रहता है। इसमें धर्म का पाखंड करने वाले जैन, बौद्ध साधुओं, केवल जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले धूर्तों एवं सेवक सेविकाओं का चरित्र दिखाया जाता है। प्रहसन में वेशभूषा तथा भाषा की विकृत से भी हास्योत्पादन होता है। भाण के समान इसमें भी 2 संधियां, मुख एवं निर्वहण, एवं 10 लास्यांगों का प्रयोग होता है। विश्वनाथ ने इसमें 1 या 2 अंक माने। अब पूछा जा सकता है कि 10 लास्यांगों का प्रयोग किस में होता है? तो किस में होता है? प्रहसन में होता है।
प्रहसन के 3 भेद होते हैं, शुद्ध, विकृत और संकीर्ण। यानी कि प्रकरण के कितने भेद आप लोग पढ़े हैं? 21 भेद। प्रहसन के कितने भेद होते हैं? 3, शुद्ध, विकृत, संकीर्ण। अब पढ़ते हैं डिम्ब। इसका कथानक प्रसिद्ध होता है नाट्य की कैसकी वृत्त। कैसकी वृत्त वर्जित है, शेष तीनों वृत्तियां भारती, सात्वती, आर्भटी प्रयुक्त होती हैं। इनमें नायक देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि होते हैं। आदि होते हैं जो मानवेतर हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों का भी इसमें समावेश होता है। उद्धृत कोट के 16 पात्र इसमें रहते हैं। इसका प्रधान रस रौद्र होता है। माया, इंद्रजाल, युद्ध, भगदड़ आदि के दृश्यों से यह भरा होता है। विमर्श संधि का प्रयोग नहीं होता। इसमें 4 अंक होते हैं। भरत ने त्रिपुरदाह नामक डिम्ब का उल्लेख किया है। त्रिपुरदाह क्या है? डिम्ब है। इसमें अंक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखते हैं व्यायोग। इसका जो यानी कि व्यायोग का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। जो किसी विख्यात उद्धृत व्यक्ति भीम, दुर्योधन आदि पर आश्रित रहता है। इसमें गर्भ एवं विमर्श नामक संधियां नहीं होती हैं। रसों की दीप्त डिम्ब के समान होती है। इसकी कथावस्तु एक दिन की घटनाओं से संबद्ध होती है। यानी कि जो व्यायोग है, इसकी जो कथावस्तु होती है वो एक दिन की घटनाओं से संबद्ध होती है। इसमें एक ही अंक रहता है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। भास का मध्यम व्यायोग इसका मुख्य उदाहरण है। भास का मध्यम व्यायोग क्या है भाई? मध्यम व्यायोग व्यायोग है इसका नाम। मध्यम व्यायोग इसमें नाम में ही जुड़ा है व्यायोग। तो भास का मध्यम व्यायोग व्यायोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ क्या मुख्य उदाहरण है? समोकार। अब समोकार किसे कहेंगे, इसके क्या लक्षण है देखेंगे। समोकार के क्या लक्षण हैं? इसका इतिवृत्त इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होता है, जिसमें देवताओं और दैत्यों की कथा होती है। कैसकी को छोड़कर अन्य वृत्तियां एवं विमर्श को छोड़कर अन्य संधियां होती हैं। इनमें 3 अंक रहते हैं, जिनमें 3 बार कपट, 3 बार धर्म, अर्थ, काम का श्रृंगार एवं 3 बार पात्रों में भगदड़ दिखाई जाती है। इसके पात्र देवता और दानव होते हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। यानी कि इनमें पात्रों की संख्या 12 होती है। सभी वीर रस से भरे रहते हैं और सबको पृथक पृथक फल मिलता है। बिंदु नामक अर्थ प्रकृत एवं प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। नाट्य शास्त्र में समुद्र मंथन नामक समोकार के अभिनय का उल्लेख है। भास के पंचरात्र में भी कुछ लक्षण मिलते हैं। बीथी, यह श्रृंगार रस युक्त कांकी रूपक है। इसके कई लक्षण भाण के समान है, जैसे केवल 2 संधियां, मुख और निर्वहण होना, श्रृंगार रस का सूच्य होना। अंक इसे संशय निवारणार्थ उत्सृष्ट कांक भी कहते हैं, क्योंकि रूपकों के खंड भी अंक होते हैं। इस रूपक भेद में कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है, किंतु कब इसमें यथेष्ट परिवर्तन भी करता है। भाण के समान संधि, मुख और निर्वहण, भारतीय वृत्ति, भाग तथा अंक केवल एक होते हैं। इसके नायक और अन्य पात्र साधारण होते हैं। इसमें करुण रस की प्रधानता होती है, अतः स्त्रियों का रोदन होना चाहिए। पात्रों में वाग युद्ध एवं जय पराजय की योजना होती है। कुछ आचार्यों ने इसमें 1 से लेकर 3 अंकों तक का विधान किया है। अब देखते हैं अगला ईहा मृग। इसका कथानक प्रख्यात और कल्पित का मिश्रित रूप होता है। इसमें 4 अंक तथा 3 संधियां होती हैं। गर्भ और विमर्श संधियां नहीं होती हैं। उपरूपक
उपरूपक विश्वनाथ ने 18 उपरूपकों का यह क्रम रखा है: नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेंखड़, रासक, संलापक, श्रीगतित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणा, हल्लीश और भाणिका। ये 18 उपरूपक हैं। नाटिका में 4 अंक होते हैं। स्त्री पात्रों का बाहुल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसकी विशिष्टता है। इसका नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होता है। किसका? यानी कि नाटिका का नायक। श्रृंगार रस के कारण कैस्की वृत्य एवं तदनुकूल गीत, नृत्य, वाद्य, हास्य आदि इसमें दिखाए जाते हैं। इसमें 2 नायिकाएं होती हैं, देवी बड़ी रानी तथा मुग्धा कन्या। उदयन को नायक बनाकर हर्ष ने प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटिकाओं की रचना द्वारा इस विधा का प्रयोग किया है। षट्टक भी नाटिका के समान होता है। इसमें संपूर्ण पाठ प्राकृत में होता है। प्राकृत भाषा आप लोग पढ़े ना, इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो जो षट्टक होता है इसका संपूर्ण पाठ प्राकृत भाषा में होता है। महत्वपूर्ण है, प्रवेशक विष्कंभक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें प्रवेशक और विष्कंभक नहीं होते हैं। किसमें? षट्टक में। अद्भुत रस का प्राचुर्य होता है। किसमें? षट्टक में। अंकों को जवनिकांतर कहते हैं। अंकों को क्या कहते हैं? जवनिकांतर कहते हैं। राजशेखर की कर्पूर मंजरी षट्टक है। अब पूछा जा सकता है कि राजशेखर की कर्पूर मंजरी में किसका प्रयोग हुआ है? तो प्राकृत का प्रयोग हुआ है। अब त्रोटक देखते हैं। त्रोटक या त्रोटक में 7, 8, 9 या 5 अंक होते हैं। प्रधान रस श्रृंगार होता है। कालिदास का विक्रमो और सियम त्रोटक है। कालिदास का विक्रमो और सियम क्या है? त्रोटक है। अब आ गया नाट्योत्पत्ति। नाट्योत्पत्ति हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।